जय हिंद डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ यवन राज्य। ठीक है, यवन राज्य में कौन कौन से विदेशी भारत में आए, किस प्रकार से उन्होंने शासन किया है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए क्या है टॉपिक हमारा, भारत में यवन राज्य। यवन का मतलब होता है कि विदेशी जो आक्रमणकारी आए हैं उन्होंने भारत में जो शासन किया उसका क्रम रहा है हमारे देश में। तो देखिए भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। तो देखिए सबसे पहले भारत में कौन आए, हिंद यूनानी आए। सबसे पहले भारत पर किस विदेशी ने आक्रमण किया था, हिंद यूनानी है। हिंद यूनानी जो यूनान से आए थे, सिकंदर इन्हीं में से था एक, हिंद यूनानियों में। फिर इसके बाद आता है शक। इनके बाद कौन आया, तो शक आया। शक के बाद कौन आए, तो पल्लव आए। पल्लव के बाद कौन आया, तो कुषाण आया। ठीक है, हम इसी क्रम में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हिंद यूनानी, फिर उसके बाद सेकेंड डायनेस्टी पढ़ेंगे हम शक, फिर पढ़ेंगे पल्लव, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम कुषाण। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे जैसे आगे आगे अलग अलग वंश आते जाएंगे उस हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे। तो पहला वंश आज हम पढ़ने वाले हैं हिंद यूनानी। अब हिंद यूनानी में हम सिकंदर पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिकंदर के बारे में पूरा पढ़ा दिया मैंने। अब सिकंदर के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर के द्वारा पश्चिम तथा मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया गया था। और उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, सेल्यूकस निकेटर का। देखिए सेल्यूकस निकेटर किसका उत्तराधिकारी है, तो सिकंदर का उत्तराधिकारी हुआ सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी कौन हुआ भैया, तो एंटियोकस प्रथम। सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी कौन बना, एंटियोकस प्रथम। ठीक है, अब देखिए इसने क्या करा, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो साम्राज्य बनाया गया था एक पश्चिम मध्य एशिया में, उसको अक्षुण्ण बनाए रखा। मतलब जो साम्राज्य सेल्यूकस निकेटर ने बना के रखा था, जितना बड़ा उसका साम्राज्य था उतना बड़ा ही साम्राज्य किसका रहा, एंटियोकस प्रथम का। अब इसके बाद आता है एंटियोकस द्वितीय। कौन आया, ये 11 नहीं है, एंटियोकस सेकेंड। तो एंटियोकस सेकेंड मतलब एंटियोकस दूसरा। पहले राजाओं के नाम उसी नाम पर रखे जाते थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस प्रकार से नाम चलते थे। ठीक है, तो एंटियोकस द्वितीय आया। उसके शासनकाल में विद्रोह होने लग जाते हैं। जो पश्चिम मध्य एशिया में उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना के रखा था, उसमें क्या होता है, कई राजा छोटे छोटे राजा विद्रोह करते हैं और कई छोटे छोटे राज्यों की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। मतलब जो उसका साम्राज्य था पश्चिम मध्य एशिया में, उसमें कई छोटे छोटे अलग अलग देश बन गए। अब जब छोटे छोटे देश बन गए, अब इसके बाद भारत पर जो अटैक करेगा पहला, वो कौन करेगा, बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बैक्टीरिया एक राज्य था वहाँ पर, उसका नेतृत्व किसने किया, वहाँ का लीडर कौन था, तो डियोडोटस प्रथम। क्या नाम था उसका, डियोडोटस प्रथम। बैक्टीरिया में जो विद्रोह हुआ उसका लीडर नेता कौन था, तो डियोडोटस प्रथम ने उसका नेतृत्व किया था। बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। मतलब डियोडोटस प्रथम के बाद कई राजा हुए, उनमें कौन कौन से थे, तो डियोडोटस सेकेंड, थियोडोमस और डेमेट्रियस, मिनांडर के बारे में मैंने बताया था आपको। ठीक है, शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग मिनांडर को हराता है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे मिनांडर के बारे में। ठीक है, क्योंकि जैसे यवन राज्य में जो कुछ महत्वपूर्ण राजा हैं जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, उनके क्वेश्चन आते हैं, सभी यवन राजाओं के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आते हैं वही पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मिनांडर हुआ, फिर यूकेट्राइटस हुआ था, एंटी आल्किडिस हुआ तथा हर्मिक्स हुआ। तो ये सारे क्या हैं, सारे यवन राजा है। यवन मतलब विदेशी, और विदेशी में कौन से वंश के हैं, तो हिंद यूनानी वंश के हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए भारत पर आक्रमण, पहला आक्रमण सिकंदर और एंटियोकस के बाद की बात करें तो हिंदू यूनानियों में पहला आक्रमण किसने किया, बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। किसने किया था, डेमेट्रियस ने भारत पर हिंद यूनानियों में पहला आक्रमण किया भारत के ऊपर। अब देखिए इसने 190 ईसा पूर्व, ठीक है 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया। और भारत के कौन से भाग पर ये अधिकार कर लेगा, कौन से एरिया को कैप्चर कर लेगा, ठीक है, तो अफगानिस्तान वाला एरिया। अफगानिस्तान एक देश है, पहले भारत का ही पार्ट था। ठीक है, तो अफगानिस्तान में अधिकार कर लेगा। फिर इसके बाद किस पर अधिकार करेगा ये, तो पंजाब पर कर लेगा। और सिंध के बहुत बड़े भाग पर इसने अधिकार कर लिया। ठीक, मतलब इतने बड़े एरिया पर इसने अधिकार कर लिया था, वहाँ का राजा बन गया। और इसने राजधानी किसको बनाया था, तो साकल। इसकी राजधानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि साकल किसकी राजधानी थी। ठीक है, तो साकल इसकी राजधानी थी। और इसने यूनानी
हिंद यूनानियों का बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया इसे, हिंद यूनानी, या फिर क्या कहा गया इसे, बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया। ठीक है, यूनान एथेंस के नाम से जाना जाता है, यूनान या एथेंस एक ही है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हिंद यूनानी शासकों में सबसे पावरफुल राजा कौन हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं मिनांडर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंद यूनानियों में। हिंद यूनानियों में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव परीक्षा में, तो मिनांडर का पूछा जाता है। ठीक है, तो हिंद यूनानियों में मिनांडर एक व्याख्यात राजा हुआ। ठीक है, इसका शासन कब तक था, तो 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी, तो साकल इसकी राजधानी थी। साकल कहाँ पर आता है, तो सियालकोट। सियालकोट कहाँ है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। ठीक, ये पहले भारत के ही पार्ट हुआ करते थे। ठीक, तो साकल या सियालकोट इसकी राजधानी, आधुनिक मतलब प्रेजेंट में उसको हम बोलते हैं सियालकोट, और उस समय उसका नाम क्या था, साकल। और ये कहाँ पर आता है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, सियालकोट के पास में, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। एजुकेशन सिस्टम यहाँ का बहुत ही अच्छा था उस टाइम पर। अब देखिए मिनांडर ने नागसेन, कौन मिनांडर ने, नागसेन, नागार्जुन, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी। ठीक है, तो मिनांडर ने नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कॉम्पिटिटिव परीक्षा में आया है कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, तो मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी नागार्जुन या नागसेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको नोट करें आप। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर, ठीक है, मिनांडर ने जो प्रश्न पूछे थे और उसके उत्तर किसने दिए थे, आंसर किसने दिए थे, तो नागसेन ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया था, उत्तर दिया गया और उस पर एक पुस्तक लिखी गई है। ठीक, उस पुस्तक संग्रहित है जिसका नाम क्या है, मिलिंदपनो। ये पुस्तक का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मिलिंदपनो में किसके प्रश्न और उत्तरों से संबंध है, तो मिनांडर और नागसेन के प्रश्न और उत्तरों से संबंध है। पुस्तक का नाम क्या है, मिलिंदपनो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, अब देखिए हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिन्होंने सिक्के जारी किए के बारे में एक निश्चित रूप से हमें कहा जा सकता है। ठीक है, हिंद यूनानी राजा भारत के से पहले राजा हुए जिन्होंने एक निश्चित रूप से सिक्के जारी करे, मतलब करेंसी इन्होंने जारी करी। इनके हमारे पास कुछ सिक्के हैं अभी भी, ठीक है, जो हमें फॉसिल से मिले हैं, मतलब जो सिक्के खनन करने से मिले हैं। तो इससे हमें ये याद होता है कि हिंद यूनानियों ने सिक्के जारी करे भारत में। इसका ठीक से साक्ष्य हमारे पास सिक्के किन किन राजाओं के, और जो इन राजाओं ने, हिंद यूनानियों ने जो सिक्के जारी किए थे उनके ऊपर उन राजाओं के बारे में भी लिखा है कि उस राजा ने कब से कब तक शासन किया, और उसका चित्र बना हुआ है उसके ऊपर। तो इससे हमें पूरा ऑथेंटिक एक एक राजा के बारे में, कितने समय तक उसने शासन किया, उसके बारे में हमें बराबर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद देखिए भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीएससी प्री में आ चुका है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन राजाओं ने जारी किए। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं, हिंद यूनानी। हिंद यूनानी राजाओं ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए देश में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार आया हुआ है और पिछली बार पीएससी में भी पूछा गया था। अब देखिए हिंद यूनानी शासकों ने पश्चिमोत्तर, कहाँ पर, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर यूनानिक की प्राचीन कला, यूनान की प्राचीन कला, यूनान में जो प्राचीन कला थी उसे क्या कहते थे, हेलेनिस्टिक आर्ट। ये आर्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ये कई बार पूछा गया है। हेलेनिस्टिक आर्ट कौन लेकर आया भारत, या हेलेनिस्टिक आर्ट का विकास किसने किया, तो हिंद यूनानी ने कौन से आर्ट का विकास किया, हेलेनिस्टिक आर्ट। ठीक है, और भारत में इसी कला को क्या कहते हैं, गांधार कला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे भारत में, गांधार शैली कहते हैं। जो मूर्ति वगैरह बनाने की कला होती है, एक मथुरा शैली होती है, एक गांधार शैली होती है। तो हेलेनिस्टिक आर्ट का विकास किसने किया, हिंद यूनानियों ने। और वही हेलेनिस्टिक आर्ट भारत में किस नाम से जाना गया, तो गांधार शैली के रूप में जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं भारत में, गांधार आर्ट कहते हैं। ठीक है, जो मूर्तियां बनाने की कला होती है, मथुरा शैली में मूर्तियां बनी, गांधार शैली में बनी। अब देखिए इसमें एक प्रश्न ये आता है कि जो बुद्ध की मूर्ति, भगवान बुद्ध की मूर्ति, पहली मूर्ति किस में बनी, तो भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी गांधार शैली में। कौन सी शैली में बनी, पहली मूर्ति में। ये जरूर नोट करना कि बुद्ध की पहली मूर्ति गांधार शैली में बनाई गई। और सर्वाधिक मूर्तियां किस में बनी, तो सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गई मथुरा शैली में। ठीक है, ये जरूर नोट करें। ठीक है, पहली मूर्ति गांधार शैली में और सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में बनी, तो मथुरा शैली में। ठीक है, ये मूर्तियां बनाने की कला होती है। इसके बाद देखिए यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ किया। जो पर्दा होता है, पर्दा मतलब वो नहीं घर पे जो पर्दा होता है वो वाला पर्दा नहीं, टाकी सिनेमा घर वाला पर्दा। ठीक है, तो हिंद यूनानियों ने क्या करा, भारत में
पर्दे का प्रचलन आरंभ किया। पर्दा मतलब सिनेमा घर वाला, ठीक। और भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया, ठीक है। क्योंकि पर्दा यूनानियों की देन है। पर्दा कौन लेकर आया भारत में? तो यूनानी लेकर आए, और इसीलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या कहते हैं इसको? जो पर्दा होता है, जो सिनेमा घर वाला पर्दा, उसको क्या कहते हैं? यवनिका कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यवन लेकर आए थे इसी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगला वंश आएगा हमारा, पहला शक वंश पढ़ेंगे हम, ठीक। कौन सा वंश पढ़ेंगे? शक वंश। शक वंश से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो भी जरूर शेयर करें आप। अब देखिए अगला, हिंदू यूनानी के बाद अगला कौन सा वंश आया हमारा? शक, ठीक। अब देखिए यूनानियों के बाद कौन आए भारत? तो शक आए। यूनानियों के बाद भारत में कौन आए? शक आए। अब शक कितने भागों में बटे हुए थे भारत में? तो 5 अलग अलग भागों में बटे हुए थे, ठीक। 5 अलग अलग राजा हो गए शक, मतलब सॉरी 5 शाखाओं में ये भारत आए, ठीक है। तो 5 अलग अलग शाखाओं में बटे हुए थे। अब देखिए हर शाखा की भारत में एक निश्चित क्षेत्र था और एक राजधानी हुआ करती थी उनकी। तो देखिए भारत में अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थे, मतलब भारत के जितने भी पार्ट थे सब जगह अलग अलग भागों में गए और अलग अलग उनकी राजधानियाँ हुआ कर शकों की। तो देखिए पहली शाखा कहाँ पर रह गई? अफगानिस्तान में, मतलब शकों की एक शाखा कहाँ रुक गई? अफगानिस्तान में। दूसरी शाखा कहाँ चली गई? तो दूसरी शाखा पंजाब में चली गई और इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला, पंजाब वाली शाखा की। तीसरी शाखा कहाँ चली गई भैया? तो मथुरा के आसपास वाले एरिया में रहने लगे हैं। और चौथी शाखा कहाँ चली गई? पश्चिमी भारत, ठीक है, पश्चिम भारत में चली गई। और 5वीं शाखा कहाँ चली गई? ऊपरी दक्कन, मतलब दक्कन मतलब महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है, वहाँ पर चले गए। तो ये 5 भागों में बट गए शक, ठीक है। और शक कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। और ये भारत क्यों आते हैं? तो ये भी चरागाह की खोज में आते हैं। क्यों आते हैं भारत में? चरागाह की खोज में। ये अपने भेड़ वगैरह, जो इनके पशु वगैरह थे, उनको चराने के लिए भारत आते हैं, ठीक है, शक। अब शकों का पहला राजा कौन हुआ? तो मऊ हुआ। कौन हुआ? मऊ शकों का पहला राजा था। ये आ है, ठीक है, मऊ शकों का पहला राजा था, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। शकों का पहला राजा कौन था? तो मऊ आ, ठीक है, मऊ आ शकों का पहला राजा था। अब देखिए शक मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो शक मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे भैया? ये मध्य एशिया के निवासी थे। और भारत क्यों आए थे? तो चरागाह की खोज में। चरागाह मतलब इनके पशु वगैरह को चराने के लिए ये भारत आए थे, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि शकों को किसने हराया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया कि शकों को भारत से किसने खदेड़ा या किसने हराया। तो देखिए 58 ईसा पूर्व, कितने ईसा पूर्व? 58 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 58 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो 58 ईसा पूर्व उज्जैन का एक स्थानीय शासक था, उज्जैन का एक राजा था, उसने शकों को पराजित किया और कौन सी भार खदेड़ दिया, मतलब उनको भारत से बाहर भगा दिया। और एक उपाधि धारण करेंगे, कौन सी? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उन्होंने उपाधि धारण की। अब जैसे हम बोलते हैं कि विक्रमादित्य 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो ऐसे उन्होंने जो पहले उज्जैन के राजा थे उन्होंने 58 ईसा पूर्व शकों को भारत से भगाया और एक उपाधि धारण कौन सी की? उन्होंने शकों, विक्रमादित्य की, शकों को हराने के उपलक्ष्य में। अब देखिए जो शकों को हराया था उन्होंने, तो ये उपाधि इतनी प्रसिद्ध हो गई भारत में कि भारत के 14 राजा, कितने? 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कितने राजाओं ने? 14 राजाओं ने भारत में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। मतलब पहले विक्रमादित्य कौन हो गए? जो 58 ईसा पूर्व पहले जो राजा थे उज्जैन के, पहले विक्रमादित्य, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे। तो इससे कितने विक्रमादित्य हो गए हमारे देश में? 14 विक्रमादित्य हो गए, ठीक है। अब देखिए विक्रमादित्य में सबसे पावरफुल या सबसे ज़्यादा शक्तिशाली विक्रमादित्य कौन हुए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है विक्रमादित्य में? ये नाम जरूर नोट करें, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड कौन से वंश के राजा हैं? तो गुप्त वंश के, ठीक है। कौन से वंश के राजा हैं? गुप्त वंश के राजा है, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड ये सबसे प्रतापी विक्रमादित्य हुए, ठीक है। ये जरूर नोट करें, कई बार पूछा गया कि सबसे प्रतापी विक्रमादित्य कौन हुए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय कहाँ के राजा थे? तो उज्जैन के। और ये विक्रमादित्यों में सबसे प्रतापी विक्रमादित्य हुए, ठीक। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है शकों पर विजय। अब देखिए शकों को उन्होंने भारत से हरा दिया और भगा दिया। तो उन्होंने क्या करा था? 58 ईसा पूर्व, कितने ईसा पूर्व? 58 ईसा पूर्व एक संवत चलाया भारत में, एक सन चलाया, जिसे क्या बोलते हैं? विक्रम संवत, ठीक है। विक्रम संवत किसने चलाया? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 58 ईसा पूर्व
शकों को हराया था उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने। उस उपलक्ष्य में उन्होंने क्या चलाया, एक संवत चलाया जिसे क्या कहा जाता है, विक्रम संवत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भैया, विक्रम संवत। अब देखिए विक्रम संवत कहते हैं, और उस समय विक्रमादित्य एक क्या हो गई, लोकप्रिय उपाधि हो गई। और भारत में कितने विक्रमादित्य हुए हैं, 14। देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे प्रतापी विक्रमादित्य हुआ, ये आया है जस्ट नेक्स्ट। अब देखिए शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में, शक 5 भागों में बटे, तो उन 5 भागों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कहाँ के शक थे, तो शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा लंबे समय तक शासन करती रही। मतलब पश्चिम भारत में जो शक आए थे वो लंबे समय तक शासन करते रहे। जैसे बाकी शकों को तो 58 ईसा पूर्व हमने भगा दिया, पर कुछ शक उसके बाद भी रुके रहे। जैसे गुजरात वाला एरिया है तो वहाँ पर कुछ शक उसके बाद भी शासन करते रहे। मतलब पूरे भारत से हम शकों को नहीं भगा पाए थे, और कुछ शक 58 ईसा पूर्व के बाद भी शासन करते रहेंगे। अब देखिए तो गुजरात में चल रही समुद्री व्यापार में यहाँ शाखा काफ़ी लाभवंती हुई। मतलब जो व्यापार था गुजरात में समुद्र से, उससे नहीं बहुत लाभ मिला, और भारी संख्या में इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए भारत में, ठीक है, शकों ने। अब देखिए शकों का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीएससी में भी आया है, वन रक्षक जेल पे भी, पटवारी में भी कई बार पूछा गया है कि शकों का सबसे प्रतापी राजा, मतलब सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ। तो शकों का सबसे प्रतापी राजा था रुद्रदामन प्रथम। कौन था, शकों का सबसे पावरफुल राजा कौन बना, रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासन कब था भैया, 130 से 150 ईस्वी में है, ठीक है, ईस्वी में आ गया है, ठीक है। 130 से 150 ईस्वी में गुजरात के एक बड़े भूभाग पर उन्होंने शासन किया था। और इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क झील कौन सी, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार मतलब रिकंस्ट्रक्शन करवाया, फिर से उसको बनवाया, क्योंकि उसमें जब पानी स्टोर हुआ तो कुछ ज़्यादा पानी स्टोर हो गया उसकी कैपेसिटी से, तो वो एक बार फूट गई थी, ठीक है, या तो फिर उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन कौन करवाएगा, रुद्रदामन प्रथम। अब आपको पता होगा कि मैंने मौर्य वंश पढ़ा है, मौर्य वंश में सुदर्शन झील किसने बनवाई थी और क्या क्या हुआ था उसमें, ठीक है। तो देखिए सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कौन करवाता है, रुद्रदामन प्रथम। पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार मतलब रिकंस्ट्रक्शन, फिर से बनवाता है उसको। इसके बाद देखिए रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। किसका प्रेमी था ये, संस्कृत लैंग्वेज का। तो इसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख लिखाया, गिरनार अभिलेख, ठीक है, जारी किया जी। इसके पहले सभी अभिलेख इसमें लिखे जाते थे प्राकृत भाषा। मतलब रुद्रदामन भारत का ऐसा पहला राजा हुआ जिसने अभिलेख किसमें लिखे, संस्कृत भाषा में। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, ठीक है। मतलब ये जो रुद्रदामन प्रथम था, ये संस्कृत में अभिलेख लिखाने वाला पहला राजा हुआ। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि भारत का ऐसा पहला कौन सा राजा है जिसने संस्कृत में अभिलेख लिखवाए। तो संस्कृत में अभिलेख लिखाने वाला पहला राजा रुद्रदामन प्रथम। और रुद्रदामन प्रथम कौन से वंश का है, तो शक वंश का, शक वंश का राजा था, ठीक है। अब देखिए भारत में शक राज्य अपने आप को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। शक राजा अपने आप को क्या कहते थे, क्षत्रप। अब देखिए शकों के बाद भारत कौन आया, तो पल्लव आए। कौन आए, ये पल्लव है, ठीक है। क्या है, शकों के बाद पल्लव आए, ठीक है। शकों के बाद कौन आए, पल्लव या परथियाई। पल्लव को ही क्या कहते हैं, परथियाई भी कहते हैं, ठीक है। शकों के बाद कौन आया भारत, तो पल्लव या परथियाई आए। अब देखिए पश्चिमोत्तर भारत में शकों का आधिपत्य के बाद, मतलब शकों का साम्राज्य खत्म हो गया भारत में, फिर उसके बाद कौन आएगा, परथियाई लोगों ने आधिपत्य स्थापित किया, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध परथियाई राजा कौन हुआ, तो गोंडो फर्निस हुआ था। कौन हुआ था, गोंडो फर्निस। ये परथियाई या पल्लवों का सबसे पावरफुल राजा हुआ, ठीक है। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने कहाँ गया, करने भारत आया, ठीक है। और परथियाई कहाँ के थे भैया, तो परथियाई मूल रूप से ईरान के थे। कहाँ के थे ये, ईरान के। परथियाई ईरान के थे। अब देखिए परथियाई जो आए थे ना, वो भारत में अपना साम्राज्य ज़्यादा स्थापित नहीं कर पाए, ठीक है। ये पावरफुल राजवंश के रूप में स्थापित नहीं हुए, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो मैंने आईएमपी बताया वो ज़रूर याद करें आप, ठीक।
और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।